हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृहद पोषक। पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो कि मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि तथा विकास में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि मृदा में प्रयोग किए जाने वाले वृहद पोषक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केचुआ। कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से केचुए का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग केचुओं का प्रयोग करके जैविक अपशिष्ट पदार्थों जैसे सूखे पत्ते, सड़ी गली सब्जियां, गोबर आदि से खाद बनाने की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियां धान की खेती में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्रित मत्स्य पालन। भारत में कुछ प्रमुख स्थानों पर मछली पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे कि मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि एवं विकास कर सके और मत्स्य पालन की यह तकनीक मिश्रित मत्स्य पालन कहलाती है और इसको इंग्लिश में कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्टरनेरिया सोलानी। आलू मुख्य रूप से पौधे का तना वाला भाग होता है और आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है। इसका लक्षण आलू की बुआई के बाद आलू के पौधों के उगने पर 3 से 4 सप्ताह के बाद आलू के पौधों की पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं तथा रोग बढ़ने पर धब्बों के आकार और रंग में भी वृद्धि होने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोरेनसन ने। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता की माप होती है। इसे उस विलयन में द्रवीभूत हुए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिदम के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है और पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 0 और 14 होती है। अगर पीएच 7 के बराबर है तो इसका मतलब जो विलयन है वो उदासीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का उपयोग उर्वरकों, रंग द्रव्यों, रंगों, दवाओं, विस्फोटक पदार्थों, दवाओं और अकार्बनिक लवणों के साथ साथ
एसिड के निर्माण एवं पेट्रोलियम के शोधन और धातु कर्म प्रक्रियाओं में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का योग। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृत गंधिता। वसा और तेल में मुख्य अंतर यह है कि कमरे के तापमान पर वसा ठोस होती है और तेल द्रव होते हैं। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, जबकि सोडियम की 11, कैल्शियम की 20, पोटेशियम की 19, एल्यूमिनियम की 13 और क्लोरीन की 17 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उस तत्व की संयोजकताएं बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसका किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता की माप होती है और किसी तत्व के परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए दान या स्वीकार किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ताकि वह तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके, उसकी संयोजकता कहलाती है। और परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयनिक बंध। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के आवर्त 3 एवं समूह 2 में स्थित है। इसके बाहरी कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर आवर्त सारणी के आवर्त 3 के समूह 16 में उपस्थित है। इसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर के बीच अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पर स्थानांतरित कर देता है और जिससे दोनों तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा मैग्नीशियम और सल्फर के बीच जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, तो तत्व X है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एल्केन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। एल्केन मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख रूप होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य सदैव एकल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, C2H4। एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। इसके दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। यह एक गैसीय हार्मोन भी है और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंखलन। कार्बन एक रासायनिक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 होता है। यह ऐसा तत्व है जो कि अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजन बंधन द्वारा श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है और इसी गुण के कारण अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि से सहसंयोजी बंध बनाकर उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला एवं बेंजीन की तरह चक्रीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बनाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19, सहसंयोजी यौगिक साधारणतः। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी में अघुलनशील होते हैं। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक की तुलना में कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल जैसे अकार्बनिक एवं ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वथनांक के ऊपर। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव को गर्म करने पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक तापमान पर ही द्रव उबलने लगता है और जब द्रव का तापमान उसके क्वथनांक तापमान से ऊपर बढ़ाया जाता है तो द्रव के अणु गुप्त ऊष्मा ग्रहण करके वायुमंडल में चले जाते हैं और इसे ही द्रव का वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार क्वथनांक के ऊपर ही द्रवों का वाष्पीकरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं। द्रव की सतह पर उपस्थित कणों में सतह से परे कणों की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है जो कि सतह पर उपस्थित कणों के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है, जिससे द्रव की सतह पर उपस्थित कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर आणविक बल। किसी तत्व के या पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल अंतराणुक या अंतर आणविक बल कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, गैस के कण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक दूसरे से दूर होते हैं। गैसों का न तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही कोई निश्चित आकार होता है क्योंकि गैसों के अणु ठोस एवं द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, परंतु गैस के कणों का एक निश्चित आकार होता है और गैसों के अणु या कण लगातार सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गर्मी का अनुभव। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। किसी ऊष्मागतिक तंत्र में नियत ताप पर किसी पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सा सबलाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर ऊर्ध्वपतित अर्थात वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं सबलाइम पदार्थ कहलाते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है जो कि खुले वातावरण में ऊर्ध्वपतित हो जाता है। इसी वजह से आयोडीन को सबलाइम की कैटेगरी में रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जल का क्वथनांक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव के भीतर उपस्थित वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है और घटने पर घटता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलाइडी मिश्रण। किसी कोलाइडी मिश्रण में उपस्थित कणों द्वारा उसमें से गुजरने वाले प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है और टिंडल प्रभाव का नाम प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आवागाद्रो नियतांक का मान होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अक्रिय गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान शामिल होते हैं। सभी अक्रिय गैसें एकल परमाणु गैसें होती हैं और इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव 8 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्बल। मार्बल या संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप निर्मित होता है और ये अधिकतर कैल्साइट का बना होता है। यह एक तत्व नहीं है बल्कि चट्टान है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। बैक्टीरिया, काई और कवक में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति इन्हें आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोक्लाइन से बनी होती है और काई की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण संकेतक पौधे होते हैं और लाइकेन थेलोफाइटा समूह से संबंधित वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किंगडम मोनेरा में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक या केंद्रक रहित एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन वह है जिसमें विभिन्न आर्गन एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है जिसमें फ्लेट वर्म शामिल है। ये जीव आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं दर्शाता है बल्कि उनके शरीर में केवल एक अंतःस्रावी नली होती है जो आहार ग्रहण और अपशिष्ट निकालने का काम करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिस्टोन के बिना डीएनए। प्रोकैरियोटिक जीनोम में डीएनए बिना हिस्टोन के होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में एक एकल गोलाकार गुणसूत्र होता है जो साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरोलिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत और प्रोटीन की बनी होती है तथा साथ ही इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली है जो कि पादपों की कोशिकाओं के भीतर रिक्तिका को चारों तरफ से घेरने वाली अर्थात आवरण प्रदान करने वाली झिल्ली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीप्लाइड। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उन्हें पॉलीप्लाइड कहते हैं। ये कोशिकाएं अक्सर पौधों में पाई जाती हैं जैसे कि गेहूं,
आलू, तंबाकू आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रेटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तंभकार उपकला। स्ट्रेटम अंकुरण स्तंभकार अंदरूनी परत है जो लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं नए त्वचा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और त्वचा को लचीलापन और रंग प्रदान करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया। ये तीनों जीवाणु जनित रोगों के समूह हैं। इसके अलावा टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग और निमोनिया ये भी जीवाणु जनित रोगों की कैटेगरी में आते हैं। वहीं विषाणु से होने वाले रोगों की कैटेगरी में खसरा, चेचक, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर, हर्पिस, मेनिंजाइटिस आते हैं। कवक से होने वाले रोगों की श्रेणी में खुजली, दाद, खाज, दमा, एथलीट फुट और गंजापन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, काला अजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 से 4 महीना। फिर क्वेश्चन नंबर 45, छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्गर दबाव में परिवर्तन। छुई मुई के पौधों की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो इससे कुछ रासायनिक और विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को तने से वापस भेजते हैं। उससे कोशिका का टर्गर दबाव कम हो जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है और इस प्रक्रिया को ही टर्गर लॉस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डक्षी कोशिकाएं। गार्डक्षी कोशिकाएं रंध्र के आसपास स्थित होती हैं और रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। जब गार्डक्षी कोशिकाओं में टर्गर दबाव बढ़ता है तो रंध्र खुल जाता है और जब टर्गर दबाव कम होता है तो रंध्र बंद हो जाता है। टर्गर दबाव कोशिका के अंदर और बाहर के तरल पदार्थ के आदान प्रदान के अनुपात पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल की CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विसरण। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के कण अपने आप ही अन्य पदार्थ के कणों के बीच फैल जाते हैं। विसरण के कारण वायुमंडल की CO2 पत्ती के छिद्रों के माध्यम से पत्ती के अंदर प्रवेश करता है और यह CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैस है और इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, होलोजोइक। पोषण की वह विधि जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके उसे पचाता है उसे होलोजोइक पोषण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस वे जड़ें हैं जो कुछ जलीय और नमी वाले पौधों में पाए जाते हैं। ये जड़ें वायु को संग्रहित करते हैं और पौधों को श्वसन करने में मदद करते हैं, और ये जड़ें आमतौर पर ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं और इनमें वायु के रिक्त स्थान होते हैं। ये जड़ें वायुमंडल की CO2 को अपने अंदर लेती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एथिलीन। एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो पादपों में गैसीय अवस्था में उपस्थित रहता है। एथिलीन हार्मोन पादपों में फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन गर्भनिरोधक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भ्रूणपोष में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम दूसरा था, लेकिन वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 280 दिनों का। मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विरासत के माध्यम से विकास। डार्विन के सिद्धांत में विरासत के माध्यम से विकास शामिल नहीं है क्योंकि यह एक अलग सिद्धांत है जिसे लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मानव उद्भव का अध्ययन करने के लिए खुदाई, समय, डेटिंग और DNA का अनुक्रम का निर्धारण, तीनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में कौन सी ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का जो डायग्राम है वो किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, संवेग का एसआई मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के सतह पर g के मान से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी वजन। कमानीदार तुला प्रत्यास्था के हुक के नियम पर कार्य करती है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे सिरे पर ज्ञात किए जाने वाला वजन लटकाया जाता है जिसका भार ज्ञात करना है, और कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का आभासी वजन मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 19.6 न्यूटन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 67, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है।
यह विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और लगाए गए बल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी यानी कि पारा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव रेखा पर। अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने अथवा घटने पर पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ध्रुवों पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 4 द्रव ए, बी, सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में। फिर क्वेश्चन नंबर 71, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है, यानी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर सेकेंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20√3 मीटर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ठोस में। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं होता है। ध्वनि तरंगे ठोस पदार्थों में सबसे तेज, द्रवों में ठोसों से कम तेज तथा गैसों में ठोस व द्रवों की तुलना में सबसे कम तेज से गमन करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पराध्वनि तरंगों का। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। फिर क्वेश्चन नंबर 76, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में वे समस्त ऊर्जा संसाधन शामिल होते हैं जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण का कारक नहीं है और जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है जो कि 78.08% होती है, ऑर्गन की 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और अन्य गैसों की मात्रा 0.02% होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वनारोपण। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृक्षों को बचाना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को बचाना था और यह एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था जो 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में शुरू हुआ था, जो कि धीरे धीरे संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में फैल गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम में। मानस अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं और ये मृत जानवरों एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से बहुत लंबे समय में अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परतदार चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वहीं वैद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, वैद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर और विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, R=V/I। फिर क्वेश्चन नंबर 89, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइक्रोम की। विद्युत हीटर एक वैद्युत उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली मुख्य रूप से नाइक्रोम धातु की बनी होती है और इसका गलनांक तथा प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत का अच्छा चालक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चांदी। चांदी विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध में पार्श्ववध करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीटर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं वोल्टमीटर का प्रयोग विद्युत चालक के सिरों पर विभवांतर का मापन करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए और अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, टंगस्टन कितनी डिग्री ताप पर पिघलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3422 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा। निर्वात अथवा वायु जैसे माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिनेत्र लेंस पर। जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मानव नेत्र पर पड़ती हैं तब मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन मानव नेत्र के लेंस पर होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 100, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।